अब मम्मी की कसम है तुम्हें, तुम्हारे सारे संपादकों, अगर तुमने राम मंदिर के विषय में एक भी रिपोर्ट छापी, बस यही बचा है। तुम दूसरों को कह रहे हो ना कि राम मंदिर पे वीडियो मत बनाओ, तुम मत बनाओ ना, तुम कवर ही मत करो इस चीज को। तुम 22 जनवरी को भी ये कवर मत करना। कहीं से इधर उधर के चुरा के एक दो व्यंग मार दिए, वहां निधि ने कह दिया वाह रवीश आपको तो स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए, और तुम आ गए यहाँ पे। मतलब स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो भाई तुम, जब से यूट्यूब चैनल खोला है। दोस्तों मैंने अपने आप को बहुत रोका कि जाने दो यार, खुशी का अवसर है, 500 वर्ष बाद रामलला की वापसी हो रही है अपने घर में, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को। ऐसे में जो रंग में भंग करने वाले चिलांडू टाइप लोग होते हैं, इन पे ध्यान ना दिया जाए, इन्हें तूल ना दिया जाए। लेकिन रवीश कुमार कुछ ऐसे जीवों में से है, वो लौंडे होते थे ना स्कूल कॉलेज में, जिनके लक्षण ऐसे होते थे कि चलते फिरते इन्हें टपली मारने का मन करता था। ये खुद कहते थे कि आओ मुझे गाली दो, मुझे कूट दो, अपने लखनों से ये कहते थे चिल्ला चिल्ला के। तो ये भी वही एक व्यक्ति हैं, इन्होंने वीडियो बनाया, राम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि राम पत्रकारिता हो रही है। इन्हें ये समस्या है कि जितना भी प्रिंट मीडिया है ये क्यों छाप रहा है इस विषय में, क्यों छाप रहे हो भाई तुम। मतलब तुमने पूरे पेज डेडिकेट कर दिए कि दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, अलग अलग कतरने ले आए। ट्विटर पे तो करते ही रहते हैं, डाल के अखबारों की कतरने वीडियो में डाल दिया, ट्वीट किए हैं कई। तो ऐसी पीड़ा हो रही है इन्हें कि क्यों हो रहा है ये सब। तो इस वीडियो में इसी विषय पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी, रवीश की रुदाल पत्रकारिता। दूसरों को तो राम पत्रकारिता नाम दे रहे हैं, तो मैंने उनके लिए नाम दिया है कि रवीश की रुदाल पत्रकारिता। उसी विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा और वीडियो साझा करना ना भूलें। तो अपनी इस वीडियो में रवीश कुमार ने अखबारों की कतरने लगाई ढेर सारी, जिसमें उनका कहना है कि पूरे देश में केवल एक चर्चा हो रही है, वो हो रही है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा। इन्हें इस बात से समस्या है। तो मेरा पहला प्रश्न है कि भाई क्यों ना हो, मीडिया का काम क्या है, जो हो रहा है उसे दिखाना ना। तो ये इस समय पे देश में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा उत्सव है, तो उसे वो कवर कर रहे हैं। और तुम्हें इतनी समस्या है तो रुकवा दो, तुम्हें दम है तो रुकवा दो ना। 22 को हो रही प्राण प्रतिष्ठा, जाओ लेट जाओ जाकर के पटरी पे, सड़कों पे लेट जाओ। वैसे तो तुम्हें घुसने तक नहीं देंगे अयोध्या परिसर में। और तुम्हारे मालिकों में दम हो, उनसे कह दो रुकवा दे। उन्होंने बहुत जोर लगाया था ना, न्यायालय में तमाम अपने वकील फेंके थे, सारी थ्योरी दी थी, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए थे। तो उनसे कह के देख लो कि उनपे अगर दम पड़े वो रुकवा दे। वो अपना सब एजेंडा तो खेल ही रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, क्यों इसका बहिष्कार करते हैं, वो यही सब कर सकते हैं, और तो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। वैसे इनसे ये अपेक्षित तो था, इनसे, इनकी पूरी लॉबी से। ये अभिसार, अंजुम सब लगे पड़े हैं। अभिसार को तो अचानक से वो उनको शंकराचार्य याद आने लगे कि शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है, चारों का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इससे पहले तो उनकी बातों को अंधविश्वास बता दिया जाता था। अभी फिलहाल वो याद आ रहे हैं क्योंकि अपना फायदा है उसमें। वही हाल इनका है। पिछले 10 दिन में कम से कम 4-5 वीडियो बना चुके हैं राम मंदिर को लेके, और मैं जब तक ये वीडियो डालूंगा शायद 2-3 और बना चुके हूं। लेकिन पॉइंट आउट दूसरों को करना है कि तुम इस पे काम क्यों, अरे तुम क्यों कर रहे हो। तुम दूसरों को कह रहे हो ना कि राम मंदिर पे वीडियो मत बनाओ, तुम मत बनाओ ना, तुम कवर ही मत करो इस चीज को। तुम 22 जनवरी को भी ये कवर मत करना। एक तरह से खिसियानी बिल्ली हो गए, और जो चिल्ला चिल्ला के कर रहे हो ना, एक बाकी रह गया। एक वो होता है ना व्हाट्सएप फॉरवर्ड की, अगर अपनी मम्मी से प्यार करते हो तो इस मैसेज को 10 लोगों को फॉरवर्ड करो। इनका वही हो गया, बस वही बाकी है। अपनी वीडियो के अंत में कहना दे किसी दिन आके कि अगर अब मम्मी की कसम है तुम्हें, तुम्हारे सारे संपादकों, अगर तुमने राम मंदिर के विषय में एक भी रिपोर्ट छापी, बस यही बचा है। ये वीडियो आप रवीश तक पहुंचाएं, मेरा ये संदेश रवीश तक पहुंचाएं कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज से लेकर के 22 जनवरी तक एक वीडियो मत बनाओ राम मंदिर पे, किसी विषय पे। तुम नकार दो ना, तुम सबसे बड़े पत्रकार हो इस देश के, तो तुम ही अगर उस मुद्दे को नकार दोगे तो मुद्दा डिमिनिश हो जाएगा। तो ये उनके लिए एक संदेश है कि दूसरों को सलाह देना बंद करें, खुद इस पे वीडियो ना बनाएं। और दूसरी बात, किस विषय पे, किस मुद्दे पे पत्रकारिता होनी चाहिए, कौन सा मुद्दा उठना चाहिए, कौन सा नहीं, ये किसी को तुमसे सीखने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। तुम आखिरी व्यक्ति हो जिससे सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुमने जो विषय पिछले 5 साल में, 10 साल में उठाए हैं, उनका तो कोई औचित्य नहीं है। तुमने पूरे दिन तुम अडानी अडानी गाते थे, हिंडनबर्ग गाते थे, क्या हुआ उसका। सेबी ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, यूएस तक ने कह दिया। तो मतलब वो वीडियो हटा लोगे, या उसका जितना भी रेवेन्यू आया था, उससे कमाया था तुमने, वो डोनेट कर दो। राफेल पे तुम बुक्काले पढ़ के चिल्लाए थे, राफेल घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो उस पर माफी मांग लो। अपने मालिक से, पुराने मालिक से कह दो, वो भी माफी मांगे।
तो आप ना बताएं कि कौन सा मुद्दा कवर होना चाहिए, कौन सा नहीं। आप सारे फालतू मुद्दे कवर करते हैं या वो मुद्दे कवर करते हैं जो आपके एजेंडा को सूट करते हैं। तो आप उस तरीके के पत्रकार नहीं हैं जिनसे किसी को कुछ सीखने की आवश्यकता हो। राम मंदिर के उद्घाटन, इसके आसपास की राजनीति, उस राजनीति का चुनावी भविष्य और तमाम खबरों में इस्तेमाल होने वाले शब्द, इन सब के बारे में किसी शोधार्थी को विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। किसी शोधार्थी को विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। आहा, क्या ये कटाक्ष मारा है, जोक मारा है, कॉमेडी करता है? हा हा हा। वो फूफा मौसा देखे हैं जो शादियों में अपने दशकों पुराने झटेल जोक से आंटियों को हंसाने का असफल प्रयास कर रहे होते हैं और कोई हंस नहीं रहा होता? वो तुम हो रवीश। देखो, पंच लिखना एक कला होती है। इन वाले चुटकुलों पे एनडीटीवी के ऑफिस में निधि वगैरह हंस जाती होंगी, दुनिया नहीं हंसती। उनको ऐसा भी नहीं लगता कि तुमने बहुत बढ़िया कटाक्ष लिखा है, बहुत बढ़िया व्यंग मार दिया सरकार पे, ओहो हो सरकार हिला दी। कभी अगर देखना है तो अपने ट्वीट के नीचे रिप्लाई देखा करो। गरिया रहे होते हैं लोग तुम्हारे जैसे लोग होते हैं। जैसे तुम एनडीटीवी में होगे कि कहीं से इधर उधर के चुरा के एक दो व्यंग मार दिए, वहां निधि ने कह दिया वाह रवीश आपको तो स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए, और तुम आ गए यहाँ पे। मतलब स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो भाई तुम। जब से यूट्यूब चैनल खोला है स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है। जितने मुद्दे उठाए हैं कोई मतलब तो निकला नहीं उनका, तो ये भी कुछ वैसा ही है। तो ये इस तरह के प्रयास मत किया करो। क्या लिखते रहते हो, ये शोधार्थी को अध्ययन करना चाहिए, तुमसे पूछ के करेंगे, कर लेंगे। और अगर एक कटाक्ष था तो बहुत बुरा कटाक्ष था। वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे। तो तुम कहां यार रवीश व्यंग व्यंग के चक्कर में पड़ रहे हो। तुम्हारे व्यंग का स्तर वो है, काले पीले लौंडे बिठा दिए कि बागों में बहार है, उसके बाद बबलू डब्लू और ये मोनू मोनू किया था, वो तो तुम्हारा स्तर है। वही तुम्हारे फैन बॉयज की वाह रवीश जी क्या लिख दिया, उसी में खुश हो जाते हैं। असली व्यंग पता ही नहीं है बेचारों को क्या होता है। तो कभी लिखना एक ना हो बता देना, सिखा दूंगा। अभी फिलहाल वही करो जो तुम्हें सूट करता है, जिसके लिए ट्रेन किए गए हो दशक भर से कि भाई एजेंडावादी पत्रकारिता पूरी एकदम चाट के एकदम लबलबा के चटा के एकदम घिस दो, जीप पे एकदम छाले पड़ जाने चाहिए। यात्रा आने वाली है ना, तो वो सब करो। भारत की पत्रकारिता ने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया। क्या हम इस पैटर्न को हॉलोकॉस्ट डिनायल की प्रक्रिया से जोड़ सकते हैं? पश्चिम में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है कि हिटलर के दौर में यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मारा गया। यह बात गलत है। इसी को हॉलोकॉस्ट डिनायल कहते हैं। वैसे तो इस पूरे वीडियो में रवीश ने बहुत सारी बकवास की है, पर यह हिस्सा मैंने खासकर चुना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत स्पेशल है ये, क्योंकि इसमें रवीश ने अनजाने में एक ब्लास्फेमिक एक्ट कर दिया है। इन्होंने तुलना करते करते इन्होंने पहले तो तुलना की कि किस तरह ढांचे को गिराने को इन्होंने हॉलोकॉस्ट से तुलना कर दी कि ढांचे को गिराते हैं कार सेवक, और आजकल अभी जो पत्रकारिता हो रही है उसमें कार सेवकों को हीरो की तरह दिखाया जा रहा है। क्या ये हॉलोकॉस्ट डिनायर्स की तरह है? तो मतलब ये आदमी कहना चाह रहा है कि जो कार सेवक थे वो नाजी यानी कि हिटलर थे, हिटलर की विचारधारा रखने वाले थे। वो तो जो कि ये 10 सालों से कह रहे हैं, सीधी सी बात है। आरएसएस को कह देते हैं कि जैसे वो इस तरीके से अपनी प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं कि ये नाजी सैल्यूट की तरह है। और मोदी तो हिटलर है ही। वो तो आपने देखा ही होगा कि मोदी ऐसे पानी पीता था, हिटलर भी ऐसे पानी पीता था। मोदी भी सांस लेता था, हिटलर भी सांस लेता, तो मोदी हिटलर है। तो वो तो एक कब से कर चुके हैं कि संघ वाले जो होते हैं वो नाजी होते हैं, वो तो स्थापित हो गया। यहां जो इस व्यक्ति ने गलती कर दी वो इसने बाबरी की या मुस्लिम समुदाय की तुलना यहूदियों से कर दी। मेरे हिसाब से यह एक ब्लास्फेमिक एक्ट है, क्योंकि इस्लाम यहूदियों को किस तरह का मानता है या किस तरह का जीव उन्हें कंसीडर करता है यह दुनिया से छिपा नहीं है। यहूदी वाजिबुल कत्ल होते हैं, और बाबरी जैसी पाक भूमि अकॉर्डिंग टू ओवैसी जी, अकॉर्डिंग टू होल मुस्लिम्स, उसकी तुलना यहूदियों से। ठीक है भाई, हिंदुओं को तो जो चाहो बोल लो, तुम नाजी बोलो, काजी बोलो, कुछ भी बोलो, तुम्हें पता है वो कुछ करने नहीं वाले। लेकिन ये जो तुमने बोला है ना, इस पे बहुत कुछ हो सकता है रवीश। तो देखो वैसे ही दोज़ख जाना है अकॉर्डिंग टू जाकिर जी, तो क्यों और ये पापों का गड़ा और बढ़ रहे हो? ये सब मत लिखा करो, मत बोला करो ये सब चीजें। वीडियो में छेड़े करने के साथ साथ इस व्यक्ति ने ट्विटर पे भी खूब हगास फैलाई है। इस ट्वीट में पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी इंटर्न से खिंचवा ली होगी ये फोटो, तो दिखा रहे हैं कि देखो इसको पत्रकारिता की मर्यादा और तमाम तरीके के बड़े बड़े शब्द लिख दिए। और इस जो वैन पर लिखा है कि इसे ध्यान से पढ़े, मंदिर वहीं बनाया है, ऐसा वैन पर लिखा है। अब इसको इन्होंने पत्रकारिता की मर्यादा से इसकी तुलना कर दी। मेरे हिसाब से इस वैन पर फैक्ट लिखा है, किस मीडिया हाउस की है, किसने लिखा, क्यों लिखा, वो क्या एजेंडा चला रहे नहीं चला रहे, ये बात मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं
कि इस बैन पर जो लिखा है वो फैक्ट है। ये अलग बात है कि टीवी मीडिया में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो फैक्चुअल या लॉजिकल बातों पर चर्चा डिबेट आजकल कम करते हैं, लेकिन ये जो लिखा है ये एक फैक्ट है रवीश। फैक्ट समझते हो? FACT, फैक्ट, तथ्य। तुम नहीं समझते होगे, डिक्शनरी हो घर में तो देख लेना, नहीं हो तो यूट्यूब से जो इतना लाखों रुपया आ रहा है उसकी एक डिक्शनरी खरीद ले रे जालिम। कहां इतना पैसा बचा के जाओगे? तुम पैसा कहां बचा रहे हो वो तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल एक डिक्शनरी खरीद लो और फैक्ट की परिभाषा जान लो, तभी जान पाओगे कि ये जो लिखा है एक फैक्ट है। अरे मंदिर वहीं बनाया है तो मंदिर वहीं बनाया है ना, इसमें तुम्हें क्या समस्या है? अब इसको लेकर के ये न्यूज चैनल कोई राजनीतिक डिबेट करे, धार्मिक डिबेट करे, वो अलग मसला है, लेकिन तुम्हारा इतना लिख देना है, फोटो काट करके लगा देना और लिखना कि इससे पत्रकारिता की मर्यादा बर्बाद हो गई, तो एक तरह से तुम्हारा एक ट्वीट बर्बाद हो गया। और इसका प्रूफ ये भी है कि इस ट्वीट के रिप्लाई में आप लोग जाएंगे, मैं कुछ लगाऊंगा नहीं, आप लोग खुद जाकर के देख लीजिएगा किस तरीके की अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही हैं रवीश को, उनकी पत्रकारिता को। रही बात टीवी मीडिया और मीडिया की मर्यादा की, तो देखो टीवी मीडिया से तो तुम्हें वैसे ही लात पड़ चुकी है। मतलब चलो ठीक है, लात नहीं पड़ी, तुमने छोड़ा था, मान लेते हैं तुमने छोड़ा था, वैसे ही मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही थी, अडानी ने देश का पैसा लूट लिया है, महुआ मोइत्रा ने कुछ नहीं किया और राफेल घोटाला हुआ था, सब मान लेते हैं। उसी तरह भी मान लेते हैं कि तुमने छोड़ा था। पॉइंट ये है कि उनके पास गाड़ी है, उन्होंने लिखवा लिया, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास ढंग की प्रोडक्शन टीम तक नहीं है, ये क्या है? भाई नहीं तुमको क्रोमा काटना आता, मत लगाओ ना ग्रीन स्क्रीन। वैसे इतना मलूक चेहरा है, उस पर ये अपने हरे बाल दिखा लेते हो। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो तुम अपने प्रोडक्शन वालों को पैसा नहीं देते हो, या वो तुम्हारा काट रहे हैं। अगर वो तुम्हारा काट रहे हैं तो मेरी सांत्वनाएं है तुम्हारे साथ, लेकिन अगर उन्हें पैसा नहीं देते हो तो दे दो भाई। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कहां जाओगे यार, इतना लाखों कमा रहे हो। वैसे जब तुम्हें NDTV से लात पड़ी थी, मतलब तुमने छोड़ा था, तब तो तुम बहुत कह रहे थे पेट पे लात मार दी, ये कर दिया वो कर दिया। अब तो 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं भाई, ऐसा तुमने सेलिब्रेट भी किया था एकदम, ट्वीट लगा के 8 मिलियन आपका धन, तो मतलब लाखों रुपया आ रहा होगा, तो उन बेचारों को पैसा दो, अच्छा क्रोमा कटवाओ। कहां यार अपने हरे बाल दिखाते फिर रहे हो? उसके बाद ये गाड़ी पे क्यों लिखवा लिया, वो सब बाद में करना, अपना वीडियो प्रोडक्शन सुधारो पहले। बहुत आसान होता, बहुत सरल होता है। मजाक से हटकर इसे गंभीर मुद्दे की तरह देखें तो तुम्हारा इस एक्ट या ऐसे किसी भी एक्ट पर पत्रकारिता की मर्यादा का ज्ञान देना नहीं बनता रवीश, क्योंकि ये हक तुम उसी दिन खो चुके थे जिस दिन तुम अखिलेश के प्लेन में, मायावती के स्टेज पे, भारत जोड़ो यात्रा में कथित पत्रकारिता करते दिखे थे। सबको दिख रहा था कि चुनावी प्रचार हो रहा था वहां पे। क्या बोले थे 2019 में कि एंकरों को भी एक एक पोस्ट देनी चाहिए। अगर 19 में मायावती या अखिलेश या कोई भी चुनाव जीत जाते, विपक्ष चुनाव जीत जाता, तो किसको पोस्ट देनी चाहिए थी? इसे क्या कहोगे? इसे स्टूडियो से कैंपेनिंग नहीं कहा जाएगा क्या? मतलब है तुम्हारा कुत्ता टॉमी है, बाकी सबका कुत्ता कुत्ता है। तो ये हक तुम खो चुके हो, पत्रकारिता पे मर्यादा का ज्ञान न दो। आगे क्या करना है ये सोचो। अभी मालिक साहब की अगली यात्रा आ रही है, तोड़ो जोड़ो यात्रा, उसमें क्या करोगे? पिछली बार तो जैकेट वैकेट पहन के गए थे, इस बार टी-शर्ट पहन जाना, उस पर कुछ लिखवा जाना, पत्रकारिता मर्यादा ये वो। बाकी एक सजेशन मैं दूंगा तुम्हारे लिए, एक सलाह है कि क्या बचा है, अब सब कुछ तो करके देख लिया, अंत में एक आखिरी बाण जो बचा है तर्कश में, वो भी छोड़ दो कि एक वो कर देना स्लोगन जो लगाते थे ना लौंडे, मेरी भग्गी मेरा घोड़ा, जो मेरे मालिक राहुल को वोट ना दे वो। इस अगले ट्वीट में इस समाचार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपा जो है 4 करोड़ श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराएगी। इस पर रवीश ने लिखा कि भाई बजट कहां से आएगा या टिकट के पैसे भाजपा देगी, ऐसा लिख रहे हैं। इसमें हो सकता है दो बातें हैं, या तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आम आदमी का टैक्स का पैसा है वो इस गतिविधि में यूज होगा, धार्मिक गतिविधि में, या फिर ये आदमी कटाक्ष मार रहा है, वही असफल कटाक्ष जो कि हमेशा करते हैं। उस पर तो मैं यही कहूंगा कि मतलब तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या बजट कहां से आएगा कहां से नहीं, तुम्हारी जेब से नहीं आएगा, तुम्हारी यूट्यूब अर्निंग से कोई नहीं लेने वाला, ठीक है। और ध्यान से देखो, श्रद्धालुओं को दर्शन कराएंगे, तुम्हें क्यों टेंशन लेनी है भाई? श्रद्धालु लिखा है, रुदालु नहीं लिखा है। या फिर अपने इस ट्वीट के माध्यम से तुम यह कहना चाहते हो कि जो आम आदमी का टैक्स का पैसा है वो हिंदुओं के धर्म कार्यों पे या यात्राओं पे व्यय किया जा रहा है। तो इस पर मैं कहना चाहूंगा कि हज सब्सिडी पे तो कभी कुछ नहीं बोले तुम, उस पर तो ना कोई स्क्रिप्ट लिखी, ना आज तक ऐसे टिपिर टिपिर करके जो टेलीप्रॉम्प्टर चलाते रहते हो उस पर आज तक कुछ नहीं लिखा। क्या हो गया, गोंद पी लिया था? या मालिक ने वो गोलमाल फिल्म में वो ऐसे उंगलियां जो मरोड़ देता है जैसे अजय देवगन, ऐसे उंगलियां मरोड़ दी थी तुम्हारी कि बोलने नहीं दिया जा रहा था। अब तो फ्री हो, अब तो लिख सकते हो, उस पर कभी नहीं बोले। वैसे तुमसे अपेक्षित भी नहीं है। इसका उत्तर सुन लो,
अगर तुम यह कहना चाहते हो कि आम आदमी का या जो टैक्स का पैसा है उसको सरकार इस तरह प्रयोग कर रही है, तो बता दूं तुम्हारी अल्प बुद्धि के लिए रवीश कुमार कि हिंदू मंदिर ही हैं जो टैक्स देते हैं। बाकी किसी रिलीजन के जो गिरजाघर हो गए, मस्जिद हो गए, गुरुद्वारे हो गए, उनके जो आराधना स्थल हैं वो सरकार को टैक्स नहीं देते। तो जो मौलानाओं को, मदरसों को वजीफे भी दिए जाते हैं ना, वो हिंदुओं के मंदिर के टैक्स के पैसे से ही दिए जाते हैं। तो अगर तुम ये कहना चाह रहे हो या जताना चाह रहे हो या तुम जैसा कोई भी प्रपंची ये जताना चाहे कि इस तरीके के कार्य करके सरकार हिंदुओं पे कोई एहसान कर रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये हिंदुओं का ही पैसा है, उनके मंदिरों का ही पैसा है जो उन पे खर्च किया जा रहा है। उल्टा सरकार को जो हिंदू टैक्स देता है वो सरकार पे एक एहसान की तरह है। वैष्णो देवी जैसा एक मंदिर अपने 6 माह के यानी कि आधे साल का पैसा अगर निकाल दे ना, तो तुम जैसे, तुम्हारे मालिक जैसे, ऐसे कितने तुम्हारे मालिकों जैसे लोग उनके मीडिया हाउस खड़े खड़े बिक जाएंगे। तो ये प्रपंच चलाना बंद करो और लोगों को, हिंदुओं को ये अपराध बोध, ये गिल्ट ट्रिप देना बंद करो कि देखो भाजपा किस तरीके से पैसों का प्रयोग कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है अपने फायदे के लिए। तो अगर वो पार्टी चंदे से ऐसा कर रहे हैं, अपने पार्टी के पैसों से ऐसा कर रहे हैं, तो तुम्हें समस्या नहीं होनी चाहिए। और अगर सरकारी पैसे से, टैक्स के पैसे से भी ये हो रहा है, तो मैंने बता दिया कि वो हिंदुओं का, हिंदुओं के मंदिरों का ही टैक्स का पैसा है। दोनों ही बातों से तुम्हें समस्या नहीं होनी चाहिए। टिकट कहीं से भी आए, बजट कहीं से भी आए, कोई भी बनाए, तुम्हें क्या। तो ये अपना एजेंडा चलाना भी बंद करो कि देखो लोगों के, आम जनता के पैसे का किस तरीके से प्रयोग हो रहा है। ये प्रपंच नहीं चलने वाला। तो दोस्तों, मैंने कुछ रवीश के रत्न लिए थे। वैसे तो इनकी वीडियोस भरी पड़ी रहती हैं ऐसे रत्नों से, ऐसे रुदाल से। मैंने कुछ चुने जो मुझे अच्छे लगे। अभी तो 10 दिन और बाकी हैं। रवीश जैसे, इनके जैसे, इनकी जमात वाले अभी पता नहीं कितने ऐसे और रत्न देंगे, कितना ऐसा रुदाल चलेगा। और 22 जनवरी को असली मजा आएगा देखने में कि ये उस पर क्या बोलेंगे और उस पर कैसा एकदम नया जख्म, जो हर रोज एक नया जख्म होता है, वो जख्म कैसा लगेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो भी बताएं कमेंट में। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साझा करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।